गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपीवी बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है उसको कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बन गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी सभी एक्सरसाइज 4 की सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस चैप्टर 2 में भी है। चैप्टर 2 में टोटल 5 लेक्चर्स हैं और एक उसमें फैक्टराइजेशन की वीडियो है, उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 आप बहुत अच्छे ढंग से कवर कर सकते हो। चैप्टर 3 की वीडियो अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और चैप्टर 5 की वीडियो अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ। चैप्टर 4 में हमने हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखा था और उसमें हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग भी वीडियो आने लग गई थी। अब चैप्टर 5 में हम इसको पूरी तरीके से अप्लाई करेंगे, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरी हेल्पफुल होंगी। जहाँ ज़रूरत होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पर बच्चे समझ जाएंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वहाँ पर मैं फिर इंग्लिश में ही लिख के निकल जाऊँगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ जरूरत होगी वहाँ पूरी तरीके से हिंदी में भी बता दिया जाएगा। इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लगातार वीडियोज के साथ बने रहें। और अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर 1 ही स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन रखा है। हम किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चैप्टर को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले उस चैप्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसकी बेसिक पृष्ठभूमि, बेसिक इंट्रोडक्शन जानने की जरूरत होती है। उसी से ही हम उस चैप्टर के बारे में आगे समझ पाते हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन को अच्छे ढंग से पढ़ो। कहते हैं कि अगर मकान की नींव अगर मजबूत हो तो फिर पूरा मकान भी मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, तो आपका जो चैप्टर है या कोई भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आ जाएगी। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो आपकी क्लास का एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का नाम मान के चलो क्या है, शुभम है। क्या नाम है उसका? शुभम है। और शुभम बहुत ही अच्छा और हर कार्य में पार्टिसिपेट करने वाला एक स्टूडेंट है। मान के चलो वो जहाँ पर रहता है उसकी यहाँ पे एक कॉलोनी है और वो कॉलोनी में ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर टोटल कितने ट्रीज हैं, 1000 ट्रीज हैं। कितने ट्रीज हैं वहाँ पर? 1000 ट्रीज हैं। कितने ट्रीज हैं? 1000 ट्रीज हैं। अब वो डिसाइड करता है कि मैं इस हमारी कॉलोनी में रेगुलर हर दिन 10 नए ट्रीज लगाऊंगा। तो बताओ मुझे कि स्टार्टिंग में 1000 थे, अब उसने डिसीजन लिया है कि अब मैं रोजाना 10 नए पेड़ लगाऊंगा। तो उसने नए पेड़ लगाने का निश्चय किया। तो जिस दिन उसने पेड़ लगाएंगे उस दिन टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल ट्रीज कितनी हो जाएंगे? 1000 तो है पहले से ही, और 10 और उसने लगा दिए तो हम 10 को ऐड और कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1010। अगले दिन फिर वो 10 नए पेड़ और लगाएगा तो जो पेड़ थे उनमें 10 और ऐड हो जाएंगे। तो मान के चलो पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 1020। अगले दिन फिर 10 नए पेड़ और लगाएगा और पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1030। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हो कि पहले दिन स्टार्टिंग में 1000 थे, फिर उसके बाद फर्स्ट डे उसने 10 पेड़ लगाए तो 1010, फिर अगले दिन 10 और लगाए तो 1020, फिर अगले दिन 10 और लगाए तो 1030, फिर अगले दिन कितने हो जाएंगे? 1040, 1050, 1060। इस तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि ये जो नंबर है जिससे अगले वाला नंबर है वो एक निश्चित संख्या +10 ऐड करने पर ही आया है। एक निश्चित नंबर +10 ऐड करने पर ही आया है। अब देखिए एक और सेकंड सिचुएशन लेता हूं। मान के चलो होनहार विद्यार्थी शुभम आगे पढ़ लिख के कहीं कोई जॉब लग जाती है और उस जॉब में जो जॉब का जो मालिक होता है वो उसके सामने सैलरी के बारे में पूछता है उससे। तो उसने कहा कि सर आपकी कंपनी में क्या सैलरी दी जाती है? तो वो कंपनी का मालिक उससे कहता है कि आपकी इनिशियल सैलरी तो हम देंगे 10,000 रुपीज, यानी प्रारंभिक वेतन तो होगा आपका इनिशियल सैलरी। इनिशियल सैलरी उसको बता दी कि भाई आपकी इनिशियल सैलरी होगी 10,000 रुपीज। तो उसने कहा कि इसमें कुछ बढ़ोतरी वगैरह क्या कैसे करोगे? तो फिर कंपनी वाले ने कहा उससे कि हम
1000 रुपये पर ईयर आपकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज कितनी होगी? 1000 रुपीज पर ईयर। कितना है? 1000। अब आप मुझे बताओ कि उसकी जो फर्स्ट ईयर होगी उसकी सैलरी जब वो लगेगा ही लगेगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 10,000 होगी। फिर नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 1000 रुपये बढ़ जाएगी तो फिर टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 11,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11,000 हो जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 1000 रुपये और बढ़ेगी। 11,000 तो थी पहले से, अब कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपये हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। फिर उसकी अगली ईयर बताओ सैलरी कितनी होगी? तो 13,000 हो जाएगी। ये सबको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी और 5 वर्ष बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 14,000 रुपये होगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ पर सैलरी में कितना इजाफा हुआ है? 1000 रुपये का इजाफा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर ऐड हुआ है इसमें? 1000 नंबर ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ है इसमें? 1000 ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हुआ है इसमें? 1000 ऐड हुआ है। अब शुभम का एक फ्रेंड होता है और वो फ्रेंड उससे कहता है कि यार अगर हम ऐसा करें कि एक और कंपनी है, वो क्या कहती है कि इनिशियल सैलरी तो उसकी भी 10,000 है, लेकिन वो हर ईयर सैलरी में 10% इंक्रीज करती है। उसने कहा शुभम ने कि भाई क्या फायदा उसमें? उसने कहा कि भाई 10,000 है और तो 10,000 का जब उसने 10% निकाला तो 1,000 रुपीज ही हुआ। तो उसने कहा कि उसमें क्या फायदा है कि चल देख, मैं तुझे बताता हूँ कि 2-3 साल बाद तुझे जरूर फायदा होगा। पहले साल बाद तो उतनी ही सैलरी होगी, लेकिन दूसरे और तीसरे वर्ष में उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो उसने कहा कि कैसे? तो हम देखते हैं। थर्ड केस में इनिशियल सैलरी तो उसकी इतनी ही होती है, प्रारंभिक वेतन तो उसका इतना ही होता है। कितना? 10,000 रुपीज। और जो इंक्रीज होती है सैलरी, इंक्रीज होगी, वो कितनी होगी? 10% के हिसाब से होगी। यानी कि हर वर्ष उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब देखिए 10% इंक्रीज होगी तो कैसे होगी? तो पहले साल उसकी सैलरी तो कितनी होगी? 10,000 रुपये होगी और अगले साल उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 10,000 का 10% कितना होगा। आप लोग निकालोगे 10,000 का 10%। जब 10% निकालोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और 100 से डिवाइड। आपको देखो कि ये 2 जीरो है तो ऊपर से हम 2 जीरो को फिनिश कर लेते हैं। कितना आ जाता है? 1000। यानी कि उसकी सैलरी कितनी होगी? 1000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगी। ये कितना है? 1000 है तो 1000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना है? 10,000 रुपये सैलरी है, हम 10% बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं हम? 10%। लेकिन सैलरी कितनी बढ़ी उसकी? 1000 रुपये। तो कितनी हो गई टोटल? 11,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई उसकी? 11,000 रुपये हो गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसकी सैलरी में 10% का इजाफा हुआ है, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं अमाउंट में कितने का इजाफा हुआ है? 1000 रुपये का। कितने का इजाफा हुआ है? 1000 रुपये का। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट ईयर कितनी होगी सैलरी? तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर 10% इंक्रीज होगी। यानी कि यहाँ पर जो भी सैलरी आएगी उसमें कितने का इंक्रीजमेंट होगा? प्लस का 10% होगा। लेकिन होगी कितनी? आप लोग देखिएगा। अभी सैलरी कितनी है उसकी? 11,000 रुपये है। इसका हम क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। तो 10/100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि सैलरी में इंक्रीज कितनी होगी? 1100 रुपये का इंक्रीज होगा। उसकी सैलरी कितनी थी? 11,000 रुपये थी। 1100 रुपये का इंक्रीज हो गया तो कितना आ गया? 00121 यानी 12,100 रुपये। कितना आ जाएगा उसका? 12,100 रुपये। और जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? 1100 रुपये इंक्रीज हुई है। सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है? 1100 रुपये। 1100 रुपये। अब फर्स्ट ईयर में तो उसकी 10,000, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब फोर्थ ईयर में उसकी सैलरी कितनी होगी? देखो मैं फोर्थ ईयर में भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फोर्थ ईयर में सैलरी तो उसकी वही 10% की ही इंक्रीज होगी। तो हमें अब 10% किसका निकालना पड़ेगा? 12,100 का। तो हम 12,100 का 10% निकालते हैं। कितना? 10%। तो 10/100, 0 से 0, इस 0 से 0, कितना बचेगा हमारे पास? 1210। 1210 तो उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी सैलरी है कितनी अभी? वो है 12,100 रुपये। और अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना आएगा? 1 2 and 1 3 और 2 and 1 3 and 1 13,310। 13,310। तो उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई? 1210 रुपये। सैलरी कितनी इंक्रीज हुई उसकी? 1210 रुपये। अब आप मुझे फोर्थ ईयर के लिए भी बताओगे प्लस का 10% इंक्रीज करके। ये फोर्थ ईयर तक हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
अब 50 ईयर के लिए आप बताओगे कि 10% इंक्रीज करने पर उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज होती है। इस तरीके से वो इस कंपनी में अगर जॉब करता है तो उसकी सैलरी इस तरीके से बढ़ती जाती है। फिर उससे पूछा जाता है कि उसका दोस्त उससे बताता है कि देख, पहले ईयर के बाद में, तो दूसरे ईयर में तो तेरी सैलरी उतनी नहीं गई, लेकिन तीसरे ईयर में तेरी सैलरी 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गई पिछली वाली कंपनी से, और इसमें कितनी बढ़ेगी, 310 बढ़ेगी, और यहाँ पर कितनी बढ़ेगी वो आप कैलकुलेट करके बताओगे। तो इस तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती जाती है। आप समझने वाली एक और चीज है यहाँ पर कि इनमें क्या होता है कि यहाँ पर ये सैलरी इसकी तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब हम यहाँ पर 10% निकालते हैं तो 10,000 का तो परसेंटेज निकालेंगे 10%, वो तो 1,000 आ जाता है, लेकिन ये जो 1,000 है उस 1,000 का भी परसेंटेज आता है, 10% निकालने पर वो आता है 100। इसके कारण 100 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कहने का मतलब समझने वाली बात यह है कि हर केस में 10% इंक्रीज की जा रही है सैलरी को, तो लेकिन जो अमाउंट है वो उससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो कंपनी नीचे वाली अच्छी सैलरी दे रही है बजाय ऊपर वाली की। अब हम इन सिचुएशंस को देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप देखो एक चीज तो कि यहाँ पर वो 5 साल के बाद में स्टॉप कर देता है और यहाँ पर वो कंटिन्यू करता रहता है इस जॉब को। आप नेक्स्ट 2 स्टेप, यानी कि पहला स्टेप तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसके बाद अगला स्टेप यानी कि 5th और 6th ईयर के लिए उसकी सैलरी आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। कि हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम देखते हैं कि हर जो नंबर आ रहा है, हर एक जो नंबर आ रहा है नेक्स्ट नंबर, वो एक निश्चित नंबर ऐड करने के बाद में आ रहा है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद आ रहा है, और वो नंबर है क्या, 10। हर बार 10 ऐड करने पर ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, एपी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। और ये जो श्रेणी है वो 10 पेड़ लगाने के कार्य निरंतर जारी रखता है और बंद नहीं करता है। इस तरीके से ये आगे चलता जाता है। तो इस श्रेणी को हम कहते हैं इनफाइनाइट श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं, अपरिमित, जिसमें पदों की संख्या, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहीं भी स्टॉप नहीं किया, इसलिए इनफाइनाइट सीरीज है, ये आगे तक चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, इसलिए इसको हम अपरिमित श्रेणी यानी कि इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट एपी। ये कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब देखिए जो सेकंड सिचुएशन होती है उसमें हम देखते हैं कि इनिशियल सैलरी 10,000 से हर बार 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड होती जाती है, और ये जो नंबर होता है फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, और ऐड होने पर अगली सैलरी उसकी आ रही है। तो हर एक बार एक फिक्स नंबर है और वही नंबर ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक एपी है। ये भी क्या है, एपी है, एक समांतर श्रेणी है। और हम ये भी देखते हैं कि इस श्रेणी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 है, यानी पदों की संख्या निश्चित हो गई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी या फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट एपी यानी कि परिमित समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी, ये परिमित समांतर श्रेणी होगी। और ये जो थर्ड केस होता है इसमें हर बार जो नंबर जुड़ता है वो नंबर यहाँ पर 1,000 जुड़ता है, यहाँ पर नंबर क्या होता है 1100 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1200 होता है, और आगे जो नंबर आता है वो कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, आगे बढ़ा हुआ नंबर आएगा इससे। यानी कि नंबर कितना जोड़ेगा हर टर्म में ये पता नहीं चल रहा है, या पता चल रहा है तो 10% से निकालने के बाद में पता चल रहा है, यानी कि फिक्स नंबर नहीं है जो सब में एक समान रूप से हो, जैसा कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर प्लस 1,000, यहाँ पर प्लस 10, यहाँ पर प्लस 1100 प्लस 1210 प्लस नेक्स्ट जो नंबर आएगा, यानी कि फिक्स नहीं है वो नंबर। इसलिए ये वाली हमारी एपी नहीं होगी। क्या ये वाली भी एपी होगी, तो ये वाली एपी नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल था एपी का, और ये वाला एपी का नहीं बना। तो इस बात को समझो कि एपी क्या होती है। एपी इन दोनों एग्जांपल्स में है आपकी। और ये जो फिक्स्ड नंबर होता है, इस फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और इसका ये जो टर्म होता है पहला वाला टर्म, इसको बोलते हैं हम प्रथम पद या फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और ये जो फाइनाइट एपी होती है, फाइनाइट एपी परिमित समांतर श्रेणी होती है,
उसका जो अंतिम पद होता है उसमें इसको बोलते हैं एल। ये जो लास्ट की टर्म होती है इसको एल बोलते हैं। ये परिमित श्रेणी में ही अंतिम पद देखने को मिलेगा। जो इनफाइनाइट सीरीज होगी, अपरिमित समांतर श्रेणी होगी, उसमें कोई भी लास्ट टर्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर टर्म के बाद में एक टर्म का एग्जिस्टेंस होगा। जैसा कि मैं आपसे अगर पूछूं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते, आप कहोगे कि सर उससे भी बड़ा नंबर आ जाएगा। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी होती है, एपी होती है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या है। तो देखिए डेफिनेशन है, एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। जो एपी है समांतर श्रेणी है, वो संख्याओं की एक ऐसी सूची है इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। जो उसकी प्रत्येक टर्म है वो प्राप्त होती है, ऑब्टेन्ड होती है एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एक निश्चित संख्या को ऐड करने पर, टू द प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछली वाली टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को छोड़कर। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिए कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, उसमें स्टार्टिंग में हमने कहा कि एक गांव में, एक कॉलोनी में 1000 पेड़ होते हैं। उसके बाद में वो 10 पेड़ रेगुलर लगाना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर की बात की गई है, ये जो फिक्स्ड नंबर है, वो फिक्स्ड नंबर हमारा इस एग्जांपल में कितना है, 10 है। अब देखिए एनएपी इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हम लिस्ट ही बना रहे हैं संख्याओं की, तो ये एपी है। कैसे? इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड, जो उसकी प्रत्येक पद होता है वो प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? ऐड करने पर। और ऐड किसमें किया जाएगा? प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछली वाली टर्म, यानी कि ये वाला पद आएगा वो कि कहां से आएगा? इस पद में। इसके प्रीसीडिंग टर्म पिछली वाले या पूर्व पद कौन सा है? 1000। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा, और वो निश्चित संख्या हमने इस एग्जांपल में क्या ले रहे हैं? 10। तो 1000 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1000 10 हो जाएगी। सेम प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप के लिए चलेगा। जो उसका जो प्रत्येक पद, ये वाला पद प्राप्त होगा, उसके पिछली वाली संख्या में, पूर्व संख्या में एक निश्चित नंबर, और वो कितना चल रहा है इस श्रेणी के लिए, इस एपी के लिए 10, उसको ऐड करने पर प्राप्त होगा, और वो कितना है? कितना आएगा? 1020। इस तरीके से इसका प्रत्येक पद प्राप्त होता जाता है। इसको हम एपी कहते हैं। अब इसने एक कंडीशन लगाई है कि प्रथम पद के अतिरिक्त, यानी कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद को छोड़कर, यानी कि पहला पद इसको छोड़ दिया जाए। तो पहला पद अपने को कहीं से फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके आगे वाली सभी टर्म आ जाएंगे। प्रथम पद इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उससे पहले वाला कोई स्टेप नहीं होगा। प्रथम से पहले कौन होगा? कोई भी नहीं होगा, इसलिए इसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी। पहले पद के अतिरिक्त सभी पदों पर ये लागू हो जाएगी। ये वाली कंडीशन प्रथम पद को छोड़ दिया जाए तो सभी पे लागू हो जाएगी। आगे होगी आपको ये बात समझ में। आप एक और एग्जांपल लिख लेना। ये तो मैंने ऐसे बताया था, फिर एक और मैंने बताया था कि 10,000, अगला नंबर जोड़ने पर 1000 नंबर जोड़ने पर क्या आ गया था? ये 11,000 आ गया था। फिर अगला नंबर जोड़ने पर क्या आ गया? 12,000 आ गया था। फिर अगला नंबर जोड़ने पर कितना हो गया था? 13,000 हो गया था। फिर अगला नंबर जोड़ने पर, यानी कि 1000 जोड़ने पर कितना हो गया था? ये 14,000 हो गया था। इनमें से ये वाली तो इनफाइनाइट एपी होगी, इनफाइनाइट अपरिमित समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी। और ये कौन सी होगी? फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि परिमित समांतर श्रेणी, और ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम इसके जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, उसकी बात करेंगे। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। इसमें अगर हम मान ले कि प्रथम पद मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या मान लेते हैं हम? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया क्या? A1, ए। फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया? A मान लिया। और जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिसको अभी हमने क्या बोला था? फिक्स्ड नंबर। क्या बोला था? एक निश्चित संख्या फिक्स्ड नंबर, उसको क्या लेते हैं हम? डी लेते हैं। तो हमारी एपी क्या बनेगी? तो देखो एपी का जो व्यापक रूप है हम उसकी डेफिनेशन से ही बनाएंगे। डेफिनेशन से ये कहते हैं कि प्रथम पद अपने को पहले फिक्स करना होगा। क्या करना होगा? फिक्स करना होगा। उसके बाद में उसका जो अगला पद है वो उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, जिसको हम सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन नेम दिया गया है, उसको ऐड करने पर आ जाएगा। और वो कितना है? डी।
तो हम पहले वाले पद में अगर ए में डी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा पद ए प्लस डी आ जाएगा, ए प्लस डी आ गया। फिर उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो उससे पूर्व वाला पद ये है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, तो ये ए प्लस कितना हो जाएगा 2d, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसका जो अगला पद है वो इससे पहले वाले पद में d ऐड करने पर आएगा। इसके पहले वाला पद क्या है, a प्लस 2d, इसमें भी हम d ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d एंड d कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, तो a प्लस 3d। इस तरीके से इसका अगला पद आएगा। इस वाले पद में एक निश्चित संख्या जो d है जिसको हम कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं उसको ऐड करने पर, और वो है d, तो 3d तो है ये पहले से, तो ये कितना हो जाएगा 4d। इस तरीके से ये AP चलती जाएगी। अब देखिए ये a है, इसको मैंने कह दिया a1, ये क्या है a प्लस डी, इसको मैंने कह दिया a2, ये दूसरा पद है। ये तीसरे पद को हमने a3 मान लिया, और फोर्थ पद को मैंने क्या मान लिया a4, और ये जो फिफ्थ पद है इसको क्या मान लिया मैंने a5। यानी कि पहला पद ये हो गया a1 क्या हो गया a, a2 क्या हो गया a प्लस डी, और a3 क्या हो गया a प्लस 2d, a4 क्या हो गया a प्लस 3d, और a5 क्या हो गया a प्लस 4d। इस तरीके से इन पदों को नाम दे दिया मैंने। अब इसमें से nवां पद कौन सा होगा, यानी कि लास्ट में कहीं ना कहीं कोई an पद आएगा, कहीं भी बीच में आएगा या कहीं भी लास्ट में आएगा। हम nवां पद फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉमन रूप में, तो वो क्या होगा, तो देखिए an आप लिखोगे nth टर्म या nवां पद। देखिए nवां पद क्या होगा, an होगा, क्योंकि जैसे ये फिफ्थ पद a5 हो गया, फोर्थ पद a4 हो गया, तो nवां पद क्या हो जाएगा an हो जाएगा। an होगा वही होगा सब में, a तो स्टार्टिंग में ऐड है ही है, जैसे a4 है तब भी a आ रहा है, a5 है तब भी a आ रहा है, तो an के लिए भी क्या आ जाएगा a आ जाएगा, यानी कि a आ जाएगा प्लस। अब देखो d सब में होगा, लेकिन d का नंबर बदला हुआ होगा। जैसे यहाँ पर एक d है, यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 3d है, यहाँ पर 4d है, तो यहाँ पर भी d तो होंगे, तो मतलब d होगा। अब d कितने d होंगे, तो इस d का पता लगाने के लिए हम ये देखेंगे यहाँ पर a2 वाले पद में एक कम d आ रहा है, a3 वाले पद में कितने d आ रहे हैं, 2d आ रहे हैं, a4 वाले पद में कितने d आ रहे हैं, एक कम d, यानी कि 4 है तो 4 माइनस 1d, यानी कि टोटल 3d। पांचवा पद में 5 माइनस 1 यानी कि 4d, 5 माइनस 1। अगर nवां पद है तो उसमें क्या होगा n माइनस 1d होगा, n माइनस 1d होगा, यानी कि इसकी ये जो nth टर्म होगी वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। तो इस तरीके से ये इसका nवां पद होता है। यहाँ पर भी हम लिख देंगे a प्लस कितने d, जैसे 5 है तो 5 माइनस 1, तो n है तो n माइनस 1d, यानी एक कम d के क्रम में चल रहा है। अब देखिए 3 टर्म होती हैं, तो सीरीज होती है, एक प्रोग्रेशन होता है, एक सीक्वेंस होता है। इन तीनों लगभग सिमिलर से ही होते हैं, लेकिन इनमें काफी कुछ अंतर होता है। अब आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों वर्ड में क्या अंतर है, क्योंकि सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं, प्रोग्रेशन को श्रेणी जिसको हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में, वो वाला वर्ड है ये, और एक होता है सीक्वेंस अनुक्रम, जो कि इनसे भी मिलता जुलता होता है। अनुक्रम वैसे भी आप देख सकते हो कि क्रम वर्ड दिख रहा है, और क्रम तो कुछ हमें यहाँ पर भी दिखता है। तो ये तीनों टर्म ऐसी हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको इनके आंसर्स मिल जाते हैं तो आप मेरे नंबर पर सेंड कीजिएगा, वहां पर मैं आपका फीडबैक देखूंगा कि आपने कैसा इनको बताया है। और अब आपका ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में लेक्चर 1 के बाद में लेक्चर 2 आएगा। लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।